नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो कि आपका एडोटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग विद्यासागर का आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 10 प्रैक्टिस सेट जो कि प्रैक्टिस सेट आया था उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है आपको प्लेटफॉर्म का, हम प्रैक्टिस सेट उसका पूरा समाप्त कर चुके हैं, आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि दया राम सहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको 3 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, आप लोग कोशिश कीजिए इसे बनाने का। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण सैद्धवकालीन पूरा स्थल है और इसके बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जानकारी दी थी और आपको 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। 1921 में दयाराम सहनी ने इसका उत्खनन करवाया था और यहाँ से गेहूं तथा जौ दोनों फसलों के अवशेष मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको जैन धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है और इसे स्यादवाद एवं सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह आपको ऋषभ देव को माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल प्रमुख थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी और राजा वंशानुगत होता था। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी तथा इसके सबसे प्रतापी जो शासक थे वह आपको राजेंद्र प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम एक आपको पीडीएफ ग्रुप चला रहे हैं जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली 5 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको एडोटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, आप लोग वहां से जा कर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 जून 1576 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में मुगलों की जो हुई विजय हुई थी। और इस युद्ध से मुगल सेना को मान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमण हेतु भेजा गया था और मेवाड़ को पूर्ण रूप से जहांगीर ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत और चिश्ती के द्वारा की गई थी, आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती परंपरा की शुरुआत की गई थी और आपको 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे और भारत में सुहरावर्दी परंपरा की शुरुआत शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादूरा नामक जराऊ काम किया गया था? किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादूरा नामक जराऊ काम किया गया था? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एतामदौला का मकबरा। एतामदौला का मकबरा नूरजहां ने सन 1626 ईस्वी में बनवाया था और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादूरा नामक जराऊ पर काम किया गया था। और वह इमारत जो है आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा आपको जो है वह लाहौर में है। उसके बाद रावी नदी के किनारे शहादरा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है कि तबकात-ए-नसीरी पुस्तक किसने लिखा है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तबकात-ए-नसीरी। और तारिक उल हिंद जो है, तारिक उल हिंद यह आपको अलबरूनी की पुस्तक है। उसके बाद तारिक फिरोज शाही जो है वह आपको जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। उसके बाद तबकात-ए-नसीरी जो है मिनहास-उस-सिराज की है तबकात-ए-नसीरी। उसके बाद आपको खजाइनुल फतूह जो है वह आपको अमीर खुसरो की है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया और इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा को समाप्त किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था और लॉर्ड डॉफरिन के समय आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो ऑप्शन सी में दे रहा है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था और इस आंदोलन के नेता अली मुसलियार थे और यह एक कृषक विद्रोह था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बंगाल में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की नीति कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी और बाद में इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आपको जमींदारों को लगान वसूल करके आपको 90% राजकोष में 10% स्वयं रखना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई एवं आंदोलन प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप उसे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत का पूर्ववर्ती नाम मित्र मेला था और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंद्र कुमार घोष से भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को पुनः एक मंच पर लाने में तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी और 1916 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, आपको 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर 7 आपको अप्रैल से एक आपको प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। आपको करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार जीके, उसके बाद आपको और भी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आप अगर उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कैसे ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन होगा सेलेक्टेड होगा उसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण करंट रहेगा, उसके बाद उसमें एडुटेरिया करंट रहेगा, स्पीडी करंट रहेगा और आपको उसमें घटना चक्र का जितना बुक है उसको आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। प्लस में परीक्षा वाणी का भी उसमें बुक रहेगा, उसको भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। यानी कि उसमें आपको अगर आप प्रैक्टिस देते हैं तो आपको 100+ आपको गारंटी है कि 100+ आपका नंबर आने की संभावना रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको कि गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 ईस्वी में। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैल्यूइंग टॉयलेट्स। और आपको 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित अन्य प्रमुख मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सेंट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन स्टुअर्ट। यह जितना भी मरुस्थल है यह आपको ऑस्ट्रेलिया में है। और नामीबिया में नाबी मरुस्थल है। वहीं अल्जीरिया में सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकस-ताल। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट 10,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राकस-ताल से निकलती है और सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह आपको चिनाब है और चिनाब की कुल लंबाई 1130 किलोमीटर है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राकस-ताल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा यह आपको 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है और आपको यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस का, ये डेली आपको 8 AM में सुबह में आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेड स्ट्रीम के कारण होती है।
वहीं आपको जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। वहीं भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है और इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के कारण क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होती है और इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 22 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मणिपुर राज्य में स्थित है। और नोगखाइलेम अभ्यारण्य जो है, नोगखाइलेम अभ्यारण्य और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको मेघालय में स्थित है। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपको मिजोरम में है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पंजाब राज्य में स्थित है। सरहिंद नहर परियोजना पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है वह आपको उड़ीसा में है। उसके बाद रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में है और रिहंद परियोजना भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से 25 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। और एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोवियम। क्लोरोवियम जो है वह आपको जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि नंदा देवी बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ओजोन परत से है। आपको 1987 ईस्वी में कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत संरक्षण के उद्देश्य से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहा जाता है। और आपको अगर क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन जो है वह आपको 1997 में जापान में CO2 के उत्सर्जन को कम करने हेतु किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 2005 में इस आरंभ किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2005 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना था। और भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार जो है वह आपको DNA में उपस्थित नहीं होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेसिल। यूरेसिल जो है वह आपको DNA में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है।
32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लाइकोजेन में। कॉकों का अध्ययन जो है वह कॉक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और कॉक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कड़ा कि रेमडो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेबीज। रेबीज जो है यह आपको रेमडो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इन्फ्लुएंजा जो है यह आपको मिक्सो वायरस के द्वारा होने वाली है। उसके बाद खसरा जो दे रहा है यह आपको मुर्बिली वायरस के द्वारा होने वाली है। उसके बाद डेंगू ज्वर जो है यह आपको अर्बो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लॉरो ए उरो हार्मोन कहा जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिविक्र ग्रंथि से। यह ग्रंथि प्रत्येक विक्र के ऊपरी हिस्से पर अंदर की ओर स्थित रहती है और यह विक्र की टोपी के समान गाढ़े भूरे रंग की होती है। और आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिविक्र ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कड़ा कि क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैग्नीशियम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। और क्लोरोफिल जो है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 कड़ा कि PLX क्या है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको एक विस्फोटक है यानी कि पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव जो है PLX का पूरा रूप है। एक अत्यंत खतरनाक विस्फोटक है और इसका निर्माण नाइट्रोमीथेन और एथिलीन डायोमाइन के संयोग से होता है और सामान्यतः इसका प्रयोग आत्मघाती दस्तों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि मनुष्य में लार का pH मान क्या होता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.5 से 7.5। मनुष्य के लार का pH मान 6.5 से 7.5 होता है जबकि रक्त का pH मान जो होता है वह आपको ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है 7.3 से 7.5 होता है। मानव मूत्र का pH मान 5.5 से यानी कि 5.5 से 7.5 होता है और बियर का pH मान जो होता है वह आपको 4 से 5 होता है यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि CNG गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 से 90% जो है आपको CNG गैस में मीथेन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है और इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और वहीं मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्तकाल होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कड़ा कि रोल गोल्ड जो है किसकी मिश्र धातु है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि Cu+Al की। रोल गोल्ड तांबा एवं एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कर आपको कि हाल ही में पद्म श्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कहा कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अन्य सभी कारक लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफ्रारेड किरण निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके आपको तरत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का मोटा या पतला होना तरत्व पर निर्भर करता है, और तरत्व जो है ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होता है, और तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्त्रियों में ध्वनि का तरत्व अधिक होने के कारण उनकी आवाज़ पतली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिन वर्म यानी कि थ्रेट वर्म किस संघ के जीव है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह आपको एसके लिम्नथीज संघ के जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 में कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जोहानसन के द्वारा किया गया था। जोहानसन ने सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैबूशिया। मलेरिया के मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने हेतु खुले स्थानों पर जमी पानी में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। वहीं तालाबों एवं कुओं में लार्वा समाप्त करने हेतु गैबूसिया मछली को छोड़ा जाता है। यह मछली मच्छरों के लार्वा को खाकर उन्हें समाप्त कर देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि हल्दी का खाने जाने वाला भाग क्या कहलाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकंद कहलाता है। हल्दी का खाए जाने वाला भाग कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B12। और विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट इसमें पाया जाता है विटामिन B12 में, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B1 के कमी से बेरी विटामिन B2 की कमी से आपको त्वचा फटना, और विटामिन B12 की कमी से आपको एनीमिया, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, और धर आयोग के निर्णय की परीक्षा हेतु कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जेवीपी कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी प्रावधान जो है वह संविधान के अनुच्छेद 20 में है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 32 में जो है वह आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है।
54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक पुस्तक है आपको द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजू वर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह कि भारत के महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न आपको रहते हैं। महान्यवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में महान्यवादी के पद का प्रावधान है और महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कर आपको 58 में आपको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए, यह आपका जो है कथन असत्य है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है और न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका असत्य है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान 124 में है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, भी सही। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। उपरोक्त पदों का वरीयता क्रम आपका है राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन, शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण आदि नियमों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया और 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में लाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 कह कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको राजस्थान में हुआ था। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर आपको 1959 ईस्वी में आपको राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था और 11 अक्टूबर 1959 को यह आपको आंध्र प्रदेश में पंचायती राज शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। 63 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको नीला रंग का है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 12 जुलाई 1947 को अपनाया था और इसकी लंबाई जो है 3 है और चौड़ाई जो है 2 है, यानी कि 3:2 के अनुपात में यह आपको राष्ट्रीय ध्वज है। और राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे में हरे का रंग की पट्टी है और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलिया है और यह चक्र अशोक के स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 64 में आपको कह रहा है कि
किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकलेखा समिति को। लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और आपको 7 सदस्य जो है वह आपको राज्यसभा के द्वारा होते हैं और यह एक वर्ष हेतु चुने जाते हैं और इस समिति का अध्यक्ष जो है विपक्ष के किसी सदस्य को चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 66 कह रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हेराल्ड डूमर मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 56 के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी है और विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की रचना की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कि गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आय का विवरण और विषमता को गिनी गुणांक के द्वारा मापन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 2005 ईस्वी में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 70 कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR की दर बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? 71 का राइट आंसर हो जाएगा 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साख सृजन क्षमता जो है वह आपको घटेगी, यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 1992 ईस्वी में की गई थी राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना और आपको यह फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा कि हाल ही में किस राज्य ने कोक बुरोक दिवस मनाया है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा राज्य ने। कोक बुरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य के द्वारा मनाया गया और इस दिवस को त्रिपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा कि वेडन वुड सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वेडन वुड सम्मेलन 1944 के आधार पर 1945 में की गई थी और विश्व बैंक की स्थापना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 76 में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 5 जून को मनाया जाता है और ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में आपको हेनरी ड्यूनेंट
माफ़ कीजिएगा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा आपको जेनेवा में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर जापान का टोक्यो है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला नगर मुंबई है और न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क वह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह आपको यह आपको एनी बेसेंट जो है यह आपको 1917 में आपको अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में और यह आपको प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर ए आपको एनी बेसेंट। और आपको पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कड़ा कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। और आपको मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरांड रेखा और रूस एवं फिनलैंड के बीच मेनर हिंद रेखा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 में आपको कह रहा है कि गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनिए जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि आपको बराबर में 42 आना चाहिए। तो कौन सा इसमें चारों विकल्प में हम रखें कि आपको बराबर में 42 आए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए नंबर विकल्प को रखिएगा तो इसका राइट आंसर बराबर में 42 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 82। यह आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, फिर आपको 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ए है, के है, जी भी, एल एफ और पी ओ, और यहाँ पे अंक है 12, 29 और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आपको ए का 1 हो रहा है और के का 11, 11 1 12 हो जा रहा है और 22 से 7 29 और आपको 12 6 18, उसके बाद 15 16 जो हो जाएगा 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 84। कह रहा है कि घोड़ा जो हिनहिनाता है, तो इसी तरह आपको संबंधित आपको विकल्प को ढूंढना है कि घोड़ा हिनहिनाता है। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बतख जो है वह आपको कैं कैं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कुट भाषा में राहुल को 60, यानी कि आर का वैल्यू 18 होता है, ए का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 8 और यू का वैल्यू 21 और एल का वैल्यू 12। इस सब को आप अगर जोड़ते हैं तो इसका पूरा 60 आ जाएगा। उसी तरह अरुण, इसको आप काउंट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 54। यानी कि आपको 21 हो जाएगा, यू का, एन का 14, आर का 18 और ए का 1। इसको आप कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पे आपको जो वाट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्या यहाँ पे होगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 336। यानी कि 6 से 24 जो है 18 बढ़ रहा है, फिर 24 से 60 36, फिर 60 से 120 60, फिर 120 से 210 90, फिर 210 से 336 126। इसी क्रम में आप फिर दोबारा बढ़ाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 336। पहले आपको 18 बढ़ रहा है, फिर 36, फिर 60 और फिर 90 और फिर आपको 126। तो फिर आप इसमें बढ़ा दीजिए कि इसमें फिर कितना बढ़ रहा है, फिर इसमें आपको जितना बढ़ेगा उसके बाद जितना आएगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 87। इसमें भी कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगा। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 139।
पहले आपको 24 से 35 में 11 प्लस हो रहा है, 35 से 51 में 16, उसके बाद 51 से 73 में 22, 73 से आपको 102 में 29 और आपको 102 से 139 में 37। तो पहले 11, फिर आपको 16, फिर 22, फिर आपको 29 और फिर 37 और फिर आपको इसमें भी आपको बढ़ा करके देखना है और जो आएगा उसके बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 139। यानी कि पहले वाला में आपको बढ़ा कर देखना है, अगर उसे आंसर ना आए तो फिर उसी संख्या में जिसमें बढ़ाए हैं फिर उसको नीचे वाला में आपको सीरीज को बढ़ाते हुए चलना है, उसके बाद आपको इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपको 88, ये आपको फिगर का क्वेश्चन है, यानी कि कह रहा है कि वो आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर जो है ये आपको मिलती जुलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको 28 त्रिभुज है, आप लोग इसे काउंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 90, उस आकृति को पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करता है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो है इसको पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 91, आपको एकल छूट आपको निकालना है। इसमें 91 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है यानी कि D1 प्लस D2 माइनस D1 और D2 बटा 100 होता है। इसको निकालिएगा, जितना वैल्यू आएगा फिर उसके बाद आपको अंतिम वाले से फिर एक बार निकाल लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 49%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का 6% की हानि पर बेचा, यदि उसे उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले हानि है फिर आपको लाभ है, तो हानि और लाभ है तो जुट जाएगा, उसके बाद 64 रुपये अधिक है तो आपको अधिक गुने आपको यानी कि 10% का लाभ और 6% की हानि यानी कि 16 और उसके बटा 100 कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और अनुकूल जो है 18 किलोमीटर की गति से नौका चलता है, तो स्थिर जल में चाल निकालिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि 3 क्रमागत जो है x हो जाएगा और x + 5 हो जाएगा और x + 10 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो आपको 225 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 80। इतना संख्या जो दिया हुआ है को एक भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 बटा 99, यानी कि जितना अंक पर रेकरिंग उतना बटा में 9 लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 बटा 99। क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि 3 संख्याओं 5, 7, 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कि 5x, 7x तथा 12x है और आपको 5x + 12x बराबर 7x + 50 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 120। क्वेश्चन नंबर 97, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2.3/8। क्वेश्चन नंबर 99, यह आपको इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, काम समय का क्वेश्चन है तो इसका एलसीएम 60 आएगा और तीनों का आपका जो है एलसीएम 60 आ जाएगा और आपका एक का काम हो जाएगा, ए का 6, उसके बाद बी का जोन हो जाएगा वह आपको 5 हो जाएगा और सी का जोन हो जाएगा वह आपको 4 हो जाएगा, यानी कि तीनों का 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा, यानी कि 15, यानी कि 15 बटा 15
से भाग दे दीजिएगा 60 में तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 दिन। यानी कि एलसीएम इसका निकाल करके आपका एक ए का, बी का, सी का काम निकाल लीजिएगा और तीनों को जोड़ करके और 60 में जो एलसीएम निकाले हैं उसे भाग दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 32 डिग्री। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का जो आपको आया हुआ है एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। दोस्तों इससे पहले हम लोग आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आपको थी केबीसी नैनो का भी हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अगले बार से कुछ मैथ का कुछ ट्रिक भी आप लोगों को बताएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।